हाय दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ बेसिक फंडामेंटल पर हम आज बात करेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों को सर्वप्रथम हम अंक को जानते हैं, क्योंकि मैथ की शुरुआत इधर से ही होती है। सॉरी, अंक मैंने लिख दिया, अंक लिखना चाहिए। ये हो गया अंक। तो अंकों को हम देखते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें 1 2 3 4, इसमें 0 को भी ले लेते हैं, 0 को भी हटा दें। तो अंक हो गया 6, हो गया 7 8 9। दोस्तों ये 0 से लेकर 9 तक के अंक अगर हम देखा जाए तो 10 अंक हैं। इन 10 अंकों को दार्शनिक संख्या प्रणाली भी बोला जाता है। ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी जानकारी। क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं आज उस पर भी डिस्कस करेंगे, किस तरह से पूछे जाते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। ऐसी तमाम गलतियां जो आपसे होती आई हैं अब नहीं होंगी, लेकिन आपको ध्यान से देखना होगा, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। तो हम बात करते हैं अंक की। अंक मैंने लिख दिया है 0 से लेकर 9 तक के। ये अंक दार्शनिक संख्या प्रणाली भी बोला जाता है दोस्तों। कभी भी किसी एग्ज़ाम में, किसी इंटरव्यू में, वाइवा में आपसे दार्शनिक संख्या प्रणाली की अगर बात कर दे तो आप बताएंगे 0 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं उनको क्या बोला जाता है? दार्शनिक संख्या प्रणाली भी बोल सकते हैं दोस्तों। क्या लिखेंगे? दार्शनिक संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली। अगर इस दार्शनिक संख्या प्रणाली की हम बात करें दोस्तों, तो मैथ में अगर अंकों में रोमन गिनतियों को अगर हम छोड़ दें तो अंकों में इस 0 से लेकर 9 तक के अंक के अलावा हमने कोई और अंक नहीं पढ़े हैं। इन्हीं से सारी संख्याएं बन जाती हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 के अनुसार, इस नियम के अनुसार हमें जितनी बड़ी जितनी छोटी संख्या लिखनी हुई, धनात्मक हुआ, ऋणात्मक हुआ, इन्हीं 10 अंकों की सहायता से, इन्हीं 10 दार्शनिक संख्या प्रणाली की सहायता से हम सभी अंकों को लिख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये जो 10 अंक हैं, यही सारे अंक मैथ में हम अब तक यूज़ करते आए हैं। हमें 512 लिखना हुआ। दार्शनिक संख्या प्रणाली के ये 10 अंक में से 5 आया, 1 आया, 2 आया। ठीक है, हमें कोई भी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी हुई 1385 लिखना हुआ दोस्तों। 1 3 8 5, ये सारे अंक, यही अंक जो दार्शनिक संख्या प्रणाली के हैं, इसी से आ गए हैं। तो हमने ये जाना कि दार्शनिक संख्या जो प्रणाली है, अब तक हमने यही अंक पढ़े हैं। आगे देखते हैं, जो ये अंक है इनसे बनकर क्या आता है? इनसे बनता जो है वो बनती है भैया संख्या। संख्या अंकों से मिलकर बनती है संख्या। अब संख्या की बात करें तो अंकों से मिलकर संख्या बनती है, और संख्या का प्रयोग हम किसी वस्तु को गिनने में, गणना करने में करते हैं। ठीक है, हमारे पास 10 पेन है, उनकी गणना करने में। ठीक है, तो अंकों से मिलकर संख्या बनती है। बनती कैसे है? चलिए ये देखते हैं। अगर हम कहें कि जो है 1 5 7, यह मैंने कामा लगा के लिख दिया है, तो आप इसे एक एक पढ़ोगे अलग अलग। 1 है, 5 है, 7 है, ये तीनों अंक है। अगर इन तीनों अंकों को बिल्कुल मैं इस तरह से लिख दूं इकाई, दहाई, सैकड़े के नियम के अनुसार, तो हम कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये एक बन जा रही है संख्या मेरे दोस्त 157। तो यहाँ हमने देखा कि अंकों से मिलकर बन गई संख्या। अब संख्या की बात किया जाए, अगर ये अंक हैं तो इनसे हम कई संख्याएं बना सकते हैं। अगर 1 5 7 से मिलकर 157 बना, तो 1 5 7 से बन के 175 भी बन सकता है, 571 भी बन सकता है। ठीक है, 751 भी बन सकता है। इन्हीं 3 अंकों को लेकर हमने अलग अलग संख्याएं बना दी। तो ये चीज़ ध्यान देना, संख्या अंकों से मिलकर संख्या बनती है। अब आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, आपके बीटीसी डीएलएड में कभी कभी पूछ लिया जाता है वाइवा में, संख्यांक क्या होता है?
तो परिभाषाएं आपको किताबों में भी मिल जाएगी, मौखिक में आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है। विशेष ध्यान देंगे, वीडियो को रिव्यू पीछे कर करके जो है आप परिभाषाओं को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो संख्या हो गया, संख्या का प्रयोग हम वस्तुओं की गणना करने में। अब एक आ जाता है मेरे दोस्त संख्यांक, संख्या के बाद आ जाता है संख्यांक। अब संख्यांक क्या होता है? संख्यांक के बारे में अक्सर पूछा जाता है और लड़के बता नहीं पाते हैं। संख्यांक बहुत छोटा चीज़ है, बस बहुत छोटी चीज़, ध्यान से समझिएगा, तुरंत जानेंगे। संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह का, जिस संकेत का हम प्रयोग करते हैं उसे हम संख्यांक बोलते हैं। संख्याओं को, अंकों को लिखने के लिए जिस संकेतों का, जिन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम संख्यांक बोलते हैं मेरे दोस्त। चलिए ध्यान से समझिए, संख्यांक क्या है। अगर हमने लिख दिया 132, ये आपको दिख रहा होगा कैमरे में, थोड़ा छोटा हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने लिख दिया 132, इस 132 को लिखने के लिए मैंने एक चिन्ह लिया, एक इस तरह का चिन्ह लिया, इसे हम पढ़े हैं एक, लेकिन अगर जो पढ़ा नहीं है, जिसे नहीं पता है ये एक है, उसके लिए ये एक संकेत दिखेगा, एक चिन्ह दिखेगा। तो संख्याओं को, अंकों को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम संख्यांक बोलते हैं। अर्थात 132 लिखने के लिए हमने संकेत क्या क्या लिए? एक ऐसा संकेत लिया इस आकृति का, एक इस आकृति का जिसे हम 3 बोलते हैं। ये एक चिन्ह ही तो है, ये एक संकेत ही तो है जिसे हम 3 बोल रहे हैं, ठीक है। और एक हमने ले लिया 2, तो इनसे मिलकर ये संख्या बन गई 132। अर्थात संख्याओं को लिखने के लिए, संख्याओं को लिखने के लिए जिस आकृति का, जिस संकेत का हम प्रयोग करते हैं उसे हम संख्यांक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको याद रहेगा। संख्या, संख्यांक और अंक को याद रखना, उससे भी बड़ी चीज़ दार्शनिक संख्या प्रणाली। आगे थोड़ा सा देखते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करें तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके बीटीसी में, ठीक है, डीएलएड की फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुविकल्पी के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत छोटा होता है लेकिन हम उसको भी गलत करके चले आ जाते हैं, क्योंकि वो जो विकल्प बनाए जाते हैं वो थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं, कभी कभी सरल दिए जाते हैं। तो कैसा भी विकल्प बनाए एग्जामिनर, आप सब करके आओगे, गलत करके नहीं आओगे, ये मेरा वादा है। ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। अब संख्या, संख्यांक हो गया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं, फिर संख्या के प्रकार पर भी आते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनको आप जानते भी हैं, नहीं जानते भी हैं और गलत करके आ जाते हैं। बस थोड़ा ध्यान से समझिएगा। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्याओं को कहा जाता है, 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। 1 से अनंत तक। एक से अनंत तक। जैसे अगर हम बात करें तो ध्यान से समझिए की श्रेणी हम बना देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये इसी क्रम में अनंत तक की संख्याएं जाएंगी और ये होती है प्राकृतिक संख्या। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप सबसे छोटी प्राकृतिक धनात्मक संख्या बोलेंगे 1 है। क्लियर है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। इनके समस्त क्रमागत श्रेणी में, समस्त पदों में सदैव 1 का अंतर होता है। अगर देखा जाए तो क्रमागत श्रेणी भी है, समस्त पदों में 1 का अंतर है। 1 में 1 जोड़े 2 आएगा, 2 में 1 जोड़े 3 आएगा, 3 में 1 जोड़े 4 आएगा। ऐड करने से 1 अंतर सदैव 1 का होता है प्राकृतिक संख्याओं में। अब इसके बाद आ जाता है पूर्ण संख्या। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या होल नंबर्स बोलते हैं। पूर्ण संख्या की अब हम अगर बात करें
तो यहाँ ये आ जाता है 1 से लेकर अनंत तक की अगर कोई संख्या 1 से शुरू है और उससे कहो सभी अंक बना ले तो ये नहीं हो सकता। अब यहाँ आ जाता है पूर्ण संख्या। एक छोटी सी परिभाषा याद करना, कहते हैं कि परिभाषाएं अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया जाता है, जो आपको समझ में आ जाए वही सबसे अच्छा है। तो भाषा कैसी भी हो समझ में आनी चाहिए। चलिए देखते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृतिक संख्याएं क्या थी? 1 से स्टार्ट हुई, 1 2 3 4 अनंत तक चली गई। अगर मैं कहूँ 1 से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 और ये अनंत तक लिख दिया, तो यहाँ से एक चीज़ ये आ जाता है कि 1 से स्टार्ट हुआ, ये तो प्राकृतिक हो गया और प्राकृतिक संख्या में हमने शून्य को ऐड कर लिया, ये हो गया पूर्ण संख्या। अब अगर पूर्ण संख्या बन गया तो हमने देखा प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी थी 1 से स्टार्ट और हमने उसको जैसे ही ऐड किया शून्य को, ये हो गया पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, और होल नंबर्स हो गए। और यही पूर्ण संख्याएं हैं जिनसे अब तक हमने मैथ के सभी अंक लिखते चले आए हैं। ठीक है, तो ये इसकी अगर परिभाषा बनाना है बिल्कुल प्राकृतिक संख्या की तरह, तो आप कह सकते हैं कि भाई प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ लेने से, ऐड कर लेने से पूर्ण संख्याएं आ जाती हैं, बन जाती हैं। या तो हम दूसरे तरीके से यह भी लिख सकते हैं, कभी पूछ लिया गया पूर्ण संख्या क्या है तो आप बेशक आप बता सकते हैं कि 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। अब यहाँ बात करते हैं एक प्रश्न, अब बात करते हैं सिर्फ इस 2 पर। देखिए प्रश्न कैसे बन सकता है। एक क्वेश्चन की हम बात कर लें आपसे कि सिर्फ इस 2 टॉपिक पर आपके एग्जाम में बहुविकल्पी में प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है 0 0 प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या? प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या? अब आपको 4 विकल्प दिया रहेगा, 4 विकल्प दिया रहेगा और ये पूछा जाएगा 0 प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है, तो जाहिर सी बात प्राकृतिक लगा के मत आ जाइएगा। 0 एक पूर्ण संख्या है। क्या है भाई? पूर्ण संख्या। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा है। आप कभी भी पूछ लिया गया 0 पूर्ण है या प्राकृतिक, तो क्या बताएंगे? 0 है पूर्ण संख्या, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। आगे देखते हैं, संख्याओं के प्रकार पे आ जाते हैं। नंबर सिस्टम के फंडामेंटल पे हम बात कर रहे हैं, बीटीसी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का। इतनी अगर क्लियर हो गई है टॉपिक तो आगे अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा संख्या जान लिए हैं तो संख्या के प्रकार भी जानते हैं। संख्या जान लिए तो संख्या के प्रकार हैं। संख्या के प्रकार पर आज बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस होगी, सिर्फ 2 प्रकार या 4 प्रकार हम बता देते हैं। 2 प्रकारों को आज बता देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चन को जो है डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जो कई बार पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में और स्टूडेंट्स, बच्चे आप सब जो है कहीं कहीं गलत, कुछ लोग सही करके आ जाते हैं। वो जो गलत होता है कन्फ्यूज़न की वजह से, वो कन्फ्यूज़न आज आपकी दूर हो जाएगी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। संख्या के प्रकार की अगर हम बात करें तो हम बताते हैं कि पहला जो हो जाता है सम संख्या, सम संख्याएं। अब हम सिर्फ इतने पर बात करते हैं सम संख्या के बारे में। आपको क्लास में जो पढ़ा दिए गए हैं, लॉकडाउन से पहले जो क्लासेस चले हैं, उसमें आपको परिभाषाएं लिखा दी गई है, नोट्स बना दिया गया है। परिभाषा आपको याद भी होगा, जो लोग भूल गए हैं वो यहाँ ध्यान से देखें। सम संख्या की परिभाषा कहा गया है सिंपल भाषा में, वे सभी संख्याएं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं, जो 2 से पूरी पूरी कट जाएं, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, भाग देने पर उसमें से न बचे उस संख्या में, तो ऐसी सभी संख्याएं, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या। छोटी सी परिभाषा फिर से एक बार, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर वो पूर्णतः विभाजित हो जाए।
जैसे जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये डॉट 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 अनंत तक कह लीजिए या फिर ETC। क्लियर है? यहाँ बात आती है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ की बात आ जाती है जो हम कभी गलत करके आ जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान देंगे। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया कि शून्य क्या है, सम है या नहीं, शून्य सम है या नहीं, पूछ लिया गया कि शून्य सम है या विषम, पूछ लिया गया कि शून्य प्राकृतिक है या पूर्ण, तो शून्य पर थोड़ा सा हम बात करते हैं और डिस्कस करते हैं। अभी तो हम सम पढ़ रहे हैं तो सम को जानते हैं। शून्य सम है या नहीं, शून्य सम है या विषम, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ हमने लिख दिया 2, इसके पहले अगर हम लिख दें शून्य तो ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम जानेंगे कि शून्य एक सम संख्या है। जब भी अब आपसे कभी पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में शून्य सम है विषम, तो आपको सीधे सीधे बता देना है कि शून्य एक सम संख्या है, 0 एक सम संख्या है। कैसे है ये भी मैं बताऊंगा जस्ट मिनट बाद, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। शून्य एक सम संख्या है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं ये बात करने वाला था कि शून्य एक सम संख्या तो है ही, इसी 2 के बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपसे कभी ये पूछ लिया गया सबसे छोटी सम संख्या क्या है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो आप जरूर बताना चाहोगे कि 2 है, 2 है। मैं कहता हूँ ये गलत है। सबसे छोटी सम संख्या 2, ये गलत है। आप कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है ये गलत है तो ये होगा, नहीं, ये भी नहीं है। शून्य को अगर कहा जाए तो ये भी गलत है। मैं बता दूं, कंफ्यूजन छोड़ दीजिएगा। अगर इस पर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ज़रूर संपर्क करिए, हम इसको प्रूफ देंगे। फिलहाल यहाँ बता के जाते हैं, ठीक है। कि ये गलत कैसे है? सबसे छोटी सम संख्या 2 नहीं है मेरे दोस्त। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कर पाना मुश्किल है, असंभव है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। हाँ, ये सबसे छोटी सम संख्या कब हो सकती है? जब हम ये कहें सबसे छोटी पॉजिटिव धनात्मक सब संख्या कौन है, तो सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या भैया 2 हो सकती है, 2 हो सकती है। लेकिन सबसे छोटी सम संख्या 2 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर 2 सबसे छोटी सम संख्या है और मैं लिख दूँ -2, तब तो भैया ये फॉलो होना, ये कहाँ फॉलो हो रहा है? ये तो गलत हो गया भाई। अब तो सबसे छोटी, इससे छोटी तो ये हो गई ना। -2 भी एक सम संख्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर 2, 4, 6, 8, 10 सम है तो -2, -4, -6, -8, -10 डॉट 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 ये भी सम संख्या ही है। ये श्रेणी भी सम संख्या की ही श्रेणी है, माइनस लगा हुआ है, -6, -8, -10। क्लियर है? अब अगर कंपेयर करके देखिए, आपसे पूछ लिया गया कि सबसे छोटी सम संख्या और आपने बता दिया 2, तो ये हो जाता है गलत। हाँ, विकल्प के अनुसार बात कुछ और होती है, विकल्प के अनुसार बात कुछ और होती है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, समझिए। जैसे क्वेश्चन मैं बना दूँ कि दिए गए 4 विकल्पों में सबसे छोटी सम संख्या बताओ, और मैंने 4 विकल्प लिख दिया। एक में लिख दिया 2, एक में -2, एक में जो है 4 लिख दिया, और एक में जो है -4 लिख दिया। अब अगर ये मैं बात करूं 2, -2, 4, -4 की, और आपसे पूछा ये गया है कि सबसे छोटी सम संख्या बताओ, तो लड़कों के दिमाग में, स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है सबसे छोटी सम संख्या 2 है। लड़के गलत करके आ जाएंगे, पहला विकल्प लगाएंगे और हो जाएगा गलत। तो ये विशेष गलती आप न करें, ध्यान दीजिए। यहाँ अगर सबसे छोटी संख्या की बात करें तो सबसे छोटी संख्या 4 हो रही है। कैसे? क्योंकि माइनस में जब हम जितने बड़े में जाते हैं, अंक जितना बड़ा होता रहता है, वो मान उतना ज़्यादा छोटा होता रहता है। इन चारों विकल्प में भी सबसे छोटा जो है -4 है, और -4 भी एक सम संख्या है। तो ये विकल्प के अनुसार, प्रश्न के अनुसार सबसे छोटी सम संख्या -4 हो गई, ना कि 2।
हाँ, अगर ये बात आपसे कह दिया जाए कि धनात्मक पॉजिटिव सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो आप लगा देना कि 2 है, 2 है। शून्य भी सम संख्या है। अब मैंने ये कहा था, जस्ट बता रहा हूँ कि शून्य सम संख्या है तो कैसे है। अब इस पर बात करते हैं। ये चीज़ ध्यान देना मेरे दोस्त, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न नहीं होना, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब 2 के बारे में बात हुआ, सॉरी 0 के बारे में बात हुआ कि ये एक सम संख्या है। 0 के बारे में अगर बात हो रहा है कि ये एक सम संख्या है, तो कैसे है? सम संख्या की परिभाषा आपको बताया गया, वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी कट जाए। आपको एक बात पता होना चाहिए, अगर 0 में किसी भी संख्या से हम भाग दे रहे हैं तो भाग चला जाता है, 0 में भाग चला जाता है। 0 में अगर 2 से भाग दिए, 2 0 में 0 चला गया भाग, है ना। आइए देख लीजिए, है ना, ये मैंने 2 से भाग दिया, 2 0 में 0 आ गया, कट गया, ये पूरा 0 बार गया, कट गया। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 बार जाता है। तो एक तो ये कंफर्म हुआ ना, 2 से जो संख्याएं कट जाए वो सम संख्या है। पहली टॉपिक तो ये क्लियर हो जा रही है 0 के बारे में, ठीक है, कि 2 से भाग चला गया इसलिए ये सम संख्या है। दूसरी टॉपिक ये आ जाती है, 2 सम संख्याओं का योग भी सम संख्या ही होता है। अगली टॉपिक सम संख्या की परिभाषा में एक ये भी तो आ जाता है, एक ये भी तो आ जाता है कि भाई 2 सम संख्याओं का योग, 2 सम संख्याओं को जोड़ा जाए तो सम संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे देखो, अगर मैं कहूँ 2 + 2 तो 4 आ जा रहा है। सम संख्या 2 सम संख्याओं को जोड़ 4 आ गया, क्लियर है। अगर मैं 4 + 6 जोड़ दूँ तो 6 4 10 आ जा रहा है। 10 भी सम संख्या है, 6 भी है, 4 भी है। 2 सम संख्याओं को हमने जोड़ा, सम संख्या आ गया, क्योंकि हमने कहा क्या, सम प्लस सम बराबर सम। ये डिफिनीशन है सम संख्या की, सम संख्या। और यहाँ से फॉलो हो रहा है कि 2 और 2 को जोड़ा 4 आ गया, 4 और 6 को जोड़ा 10 आ गया, और ये सभी सम संख्याएं क्या है, सम संख्याएं हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं 4 और 5 को जोड़ दूँ तो 5 4 9 आ रहा है। 4 तो सम संख्या है, 5 सम संख्या नहीं थी, जोड़ने पर सम संख्या नहीं आई। 5 एक भी सम संख्या है। अगर ये सम होता तो सम आता कन्फर्म। तो इससे भी कंफर्म हो रहा है कि 2 सम संख्याओं को जोड़ने पर क्या होता है, सम संख्या ही प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिए, जब हमने जान लिया कि 2 सम संख्याओं को जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त हुआ, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर मैं 2 में 0 जोड़ दूं तो कितना प्राप्त हो जा रहा है, 2। 2 सम संख्या है, सम संख्या प्राप्त हुई। 0 सम संख्या है, तभी तो 2 सम संख्याओं को जोड़ने के बाद सम संख्या प्राप्त हो रही है। एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया। एक तो 2 से भाग देने पर चला गया था भाग 0 में, इससे क्लियर हुआ कि 0 जो है सम संख्या है। और एक यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि ये दोनों सम संख्या है, तभी दोनों जो है सम संख्या प्राप्त हुई। 4 एक सम संख्या है, 4 में अगर कोई विषम संख्या जोड़ोगे तो कभी सम संख्या नहीं आएगी। 4 में अगर सम संख्या जोड़ोगे तभी सम संख्या आएगी। तो 4 में हमने एक अगली सम संख्या 0 जोड़ दिया, तभी एक सम संख्या जो है 4 आ गई। तो इससे भी ये क्लियर हो जा रहा है कि 0 एक क्या है, सम संख्या है। तो प्रश्न बनता है 0 क्या है भाई, सम है या विषम? तो आप तुरंत बता के आना कि 0 एक सम संख्या है, विषम संख्या नहीं। एक प्रश्न आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ एक चीज़ और सीख लीजिए, सम संख्या की बात आई है, इसे हम मिटा देते हैं। सम संख्याओं पर एक और अच्छी चीज़ जान लीजिए, सम संख्याओं की जो श्रेणी होती है, क्रमागत श्रेणी। ये देखिए क्रमागत श्रेणी है। तो सम संख्याओं की जो श्रेणी होती है क्रमागत, उनके समस्त पदों में 2 का अंतर होता है। उनके समस्त पदों में 2 का अंतर होता है। 0 में अगर हम 2 को ऐड करें तो 2 आएगा, 2 में फिर 2 ऐड करें तो 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करें तो 6 आएगा, और 2 ऐड करें तो ये आ जाएगा। ये क्रमागत है। सम संख्या की ये क्रमागत जो श्रेणी है, इनके समस्त पदों में 2 का अंतर होता है। ये आपको ज़्यादातर जो है हायर एग्जामों में, या फिर जब आप 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो इस श्रेणी का काम आता है। श्रेणी में पूछा जाता है कितने का अंतर होता है। तो इसको आप यहाँ जानते रहिए, क्योंकि सम की बात आई है, मैंने जो है आपको बता दिया। थोड़ा सिलेबस से बाहर भी है। चलिए आगे देख लेते हैं।
ये चीज़ हमने जान लिया। अच्छा एक चीज़ और है, क्रमागत रहेगी तभी जो है 2 का अंतर होगा। अगर मैं कहूँ 8 है, 6 है, ठीक है, 12 है, 18 है, तो ये भी तो सम संख्याएं हैं। अब ये कह दो कि 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर इसमें नहीं है, ये मत कह देना सर जी इसमें 2 का अंतर नहीं है, आप तो कहे थे 2 का अंतर होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सम संख्याएं, बाकी ये क्रमागत नहीं है। जब क्रमागत होंगी तो 2 का अंतर होगा, क्रमागत नहीं होगी तो नहीं होगा, भले ही वो सम संख्या हो। चलिए अब यहाँ बात हो गई हमारी सम संख्या की। इसके बाद आ जाता है जो संख्या के प्रकार में, पहला तो हमने पढ़ लिया, दूसरा आ जाता है विषम संख्या। विषम संख्या अब विषम संख्या के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। सम संख्या की परिभाषा वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, जिनमें 2 का भाग चला जाए, वो सम संख्या हो जाता है। तो विषम का जस्ट इसका उल्टा, वे संख्याएं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिसमें 2 का भाग न जाए, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो। तो सीधी सीधी परिभाषा अगर बात किया जाए तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, वो क्या कहलाएंगे? विषम संख्या। जैसे में बात कर लेते हैं, जैसे 1 हो जाता है, 3, 5 हो गया, 7, 9, 11, 13, इसी क्रम में हम बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा एक श्रेणी की बात हमने किया था, क्रमागत श्रेणी की, तो जस्ट अभी बता देते हैं, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। तो हमने कहा था सम संख्या की क्रमागत जो श्रेणी होता है उसमें समस्त पदों में 2 का अंतर होता है। ये भी जानते रहिए कि विषम संख्या की जो क्रमागत श्रेणी होती है उसमें भी समस्त पदों में 2 का ही अंतर होता है। जो इनका सर्वांतर होता है वो होता है समान। भैया 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 में 2 जोड़ेंगे, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आएगा, ठीक है। और इसी क्रम में ये श्रेणी आगे बढ़ जाएगी। क्लियर हो रहा है? चलिए ठीक है, देखते रहिए। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई, कभी भी अगर पूछा जाएगा सम और विषम संख्या की क्रमागत श्रेणी में सदैव कितने का अंतर होता है, तो आप सीधे तुरंत बता सकते हैं कि दोनों में क्रमागत समस्त पदों में जो है 2 का अंतर होता है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ प्रश्न बनता है ये कि पूछा जाता है कि विषम संख्या के बारे में, सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या अगर पूछा जाए तो 1 बता के आ जाना, गलत नहीं होगा विकल्प के अनुसार। तो चलिए ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब विषम हो गया, अगला बढ़ जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, बहुत छोटी सी टॉपिक है। सम सीख लिया तो आपने विषम तुरंत जान लेंगे। चलिए तीसरे प्रकार को हम जानते हैं। अब एक आ जाती है तीसरा प्रकार का जो होता है वो हो जाता है भैया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ हम गलत करके आ जाते हैं एग्ज़ाम में, वो कंपटीशन का एग्ज़ाम हो चाहे आपके सेमेस्टर का। तो फिलहाल तो अभी सेमेस्टर पढ़ रहे हैं बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का, तो यहीं ध्यान देते हैं। फिर भी ऐसे बहुत से क्वेश्चन, बहुत सी टॉपिक, बहुत सी बातें जो आप गलतियां करते हैं, गलतियां हो जाती हैं, वो नहीं होगी, ध्यान से समझिए। भाज्य संख्या की जो परिभाषा होती है वो मैंने आपको लिखा दिया होगा क्लास में लॉकडाउन से पहले, तो एक बार फिर से हम जिनको नहीं पता है उनको भी बता देते हैं। भाज्य संख्या वे समस्त संख्याएं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कहा गया एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ एक और स्वयं, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक से सभी संख्याएं भाज्य होती हैं, कट जाएंगी। कोई भी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अच्छा कोई भी संख्या हो वो स्वयं से भी विभाजित हो जाएगी। तो एक और स्वयं से तो सारी संख्याएं कट जाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए थोड़ा सा कैसे कट जाते हैं। अगर मैं कहूँ 7 तो 7 1 से कट जाएगा, 1 7 7, 7 7 से भी कट जाएगा। तो 1 से और स्वयं से सभी संख्याएं कट जाएंगी, माइनस में हो चाहे प्लस में हो। क्लियर है? अब परिभाषा ये है कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे तो वो भाज्य संख्या हो जाती है। जैसे देखते हैं कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कट रहा है। यहाँ जो इसका एग्जाम्पल या फिर श्रेणी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 4 से। मैंने थोड़ा गैप छोड़ा है इसलिए क्योंकि यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना है। 4 हो गया, 6 हो गया,
8 हो गया, 9 भी होता है, 9 भी होता है। कैसे, ये मैं अभी जस्ट बताने वाला हूँ। 10 हो गया, 12 हो गया, या डाट 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 इसी क्रम में ये चीज़ें बढ़ता है। चलिए, अच्छा यहाँ अब कुछ लड़के सोच रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर जी 2 नहीं लिखे, ठीक है, क्योंकि 2 भी तो सेट होता है लड़कों के दिमाग में कि भाज्य संख्या 2 भी है। नहीं, भाज्य संख्या 2 नहीं है, कभी लगा के मत आ जाना, गलत हो जाएगा। मैंने टेस्ट लिया है, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुत लड़के गलत कर देते हैं। मैंने पूछ लिया भाज्य संख्या है, उसमें मैंने ऑप्शन दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, ठीक है, 5 दे दिया, 7 दे दिया। अब लड़के जो है 3, 5, 7 को छोड़ के 2 के लगा के चले आते हैं, जबकि देखा जाए 2, 3, 5, 7 में कोई भी नहीं है भाज्य संख्या, ठीक है। तो 2 नहीं है भाज्य संख्या, ये चीज़ थोड़ा ध्यान देंगे। कैसे नहीं है, परिभाषा ही कहा गया कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे। तो चलिए देख लेते हैं किसी अन्य संख्या से कैसे कटेगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो 4 है, ये 4 जो है 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। 4 1 का 4, 1 चौके 4, ठीक है, और 2 दूनी 4। ये 4 स्वयं से, 1 से, और एक अन्य संख्या 2 से भी कट रहा है। और जब एक अन्य संख्या 2 से भी कट रहा है तो ये भाज्य संख्या है, क्योंकि परिभाषा है कि एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कटे। तो यहाँ कंफर्म हो गया। अब रही बात 2 की, यहाँ हमने 2 क्यों नहीं लिखा था, गैस करके 2 क्यों नहीं लिखा था। तो चलिए थोड़ा बात करते हैं 2 क्यों नहीं लिखा था, और 2 क्यों नहीं होता भाज्य संख्या। बगल में देख लेते हैं थोड़ा, इधर 2 भाज्य संख्या क्यों नहीं है। कहा गया वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे। तो 2 तो 1 से कट जा रहा है, 2 2 से भी कट जा रहा है, लेकिन कोई और अन्य संख्या है ही नहीं जो 2 को काटे। क्लियर है। तो कोई अन्य संख्या जब नहीं है 2 को काटने वाली, तो ये भाज्य संख्या तो होगी नहीं। तो इस अनुसार जो है इनकी श्रेणी में, भाज्य संख्या की श्रेणी में 2 को नहीं रखा जाता, अर्थात 2 भाज्य संख्या है भी नहीं। और लड़के जो है गलत कर देते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे जो है समझ के रखिएगा। अब यहाँ दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या के बारे में पूछ लिया जाता है। आपसे पूछ लिया गया सबसे छोटी भाज्य संख्या, ऑप्शन दे दिया गया 4, 2, 6, चलिए 3 भी ऐड कर दिए। क्लियर है। लड़के को दिमाग में होता है जो सम होता है वही भाज्य होता है, तो ये हो जाता है गलत। अब विशेष थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 2 तो है ये नहीं है ना भाई भाज्य संख्या, 2 भाज्य संख्या तो है ही नहीं। तो 2 भाज्य संख्या नहीं है तो जाहिर सी बात सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हमेशा लगाइएगा, कभी गलत नहीं होगा। 2 को आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा अगले पॉइंट पर, सॉरी प्रकार पर। ये चौथा हो गया। भाज्य के बाद आ जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अब अभाज्य संख्या की अगर अब हम बात करें तो इसकी परिभाषा ध्यान से समझिएगा। परिभाषा ऐसी संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से न कटे, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से न कटे, वो कोई भी संख्या हो। जैसे देखते हैं कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो नहीं कटेंगी एक और स्वयं के अलावा। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अलावा नहीं। 2 नहीं कटेगा एक और स्वयं के अलावा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7, 9 तो कट जाएगा, और ये हो जाता है 11, 13, इसी क्रम में 21 बढ़ जाता है। चलिए अब देखते हैं। अच्छा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या परिभाषा एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से न कटे। मैंने लिख दिया 2, 3, 5। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात कर दिया जाए तो 2 बताना मेरे दोस्त, 2 बताना। ये 2 अभाज्य क्यों है ये चीज़ समझिएगा। यहाँ एक पॉइंट निकल के आती है, ये केवल 2 सम अभाज्य संख्या है।
केवल दो सम अभाज्य का मतलब क्या है समझिएगा। ये दो जो है सम संख्या है, दो जो है सम संख्या है, इसके अलावा अभाज्य भी है। दो के अलावा कितनी भी अभाज्य संख्याएं आप लिख दें, कितनी भी अभाज्य संख्याएं आप लिख दें, कहीं भी सम नहीं मिलेगा, कहीं भी सम संख्या नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, केवल इकलौता दो सम होते हुए भी अभाज्य है, दो के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में नहीं आएगा। और सबसे छोटी, अब इस पर प्रश्न बन सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पॉजिटिव अभाज्य संख्या दो को बताइएगा, दो को। तो अगर विकल्प में कुछ भी रहेगा तो सबसे छोटी पॉजिटिव में अगर बात किया जाए, पॉजिटिव हो गया, धनात्मक हो गया, दो हो गया। क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इन सब पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा बेसिक और चीज़ों पर। ये 4 प्रकार के बाद नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से फिर 5वें से स्टार्ट करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा बेसिक और अच्छी चीज़ें बता देते हैं जो आपके एग्ज़ामों में हर एक सेमेस्टर, हर एक साल जो है पूछा गया है। कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है तत्समक, तत्समक, तत्समक अंक। अब ये तत्समक अंक क्या होते हैं मेरे दोस्त? तत्समक अंक, अच्छा तत्समक अंक जोड़ का होता है और गुणा का होता है। पूछा जाता है जोड़ का तत्समक अंक क्या है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। गुणा का तत्समक अंक क्या है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आज हम जानेंगे तत्समक अंक जोड़ का और गुणा का। तो तत्समक का अंक ये होता है, जोड़ का तत्समक अंक, जोड़ का तत्समक अंक ये होता है। चलिए जोड़ वाला पहले पढ़ लेते हैं, फिर गुणा वाला पढ़ लेते हैं। जोड़ का तत्समक अंक वह अंक जिसे जोड़ने पर, किसी संख्या में जिसे जोड़ने पर उसके मूल मान में कोई परिवर्तन न हो, वो अंक जोड़ का तत्समक अंक होता है। जोड़ने पर किसी भी संख्या के मूल मान में परिवर्तन न हो, वह अंक जोड़ का होता है। तो जोड़ का तत्समक अंक कभी भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप शून्य बता दीजिएगा कि ये 0 जो होता है जोड़ का तत्समक अंक होता है। मैंने कहा था तत्समक का मतलब कि उसे जोड़ लेने से किसी भी संख्या में परिवर्तन न हो, वही हो जाता है जोड़ का तत्समक। जैसे मैं कहूँ 12 में मैं 0 जोड़ दूँ, 12 ही आएगा। 12 में कोई परिवर्तन हुआ 0 को जोड़ देने से, तो 0 क्या है, जोड़ का तत्समक अंक। ठीक है, 15 कह दूँ, 15 में 0 जोड़ दिया, 15 में कोई परिवर्तन हुआ, उसके 15 ही रह गया, 0 जोड़ने से कोई अंतर नहीं हुआ। ठीक है, तत्समक 0 जोड़ने से कोई अंतर नहीं हुआ, जोड़ने से, तो जोड़ का तत्समक अंक 0। यही एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए। अब जोड़ का जान लीजिए हैं तो गुणा का भी जान लीजिए। गुणा का तत्समक अंक, तत्समक अंक। अब जैसे कहा गया भाई जोड़ का, जोड़ने पर किसी भी संख्या पे जोड़ने पर उसके मूल मान में परिवर्तन न हो। तो गुणा का, गुणा करने पर कोई परिवर्तन न हो। किसी भी संख्या पे, जिस संख्या से वो संख्या, जिससे किसी भी संख्या में गुणा किया जाए तो उसके मूल मान में, उस संख्या के मूल मान में कोई परिवर्तन न हो। जैसे ध्यान से समझिए, अब मैं बात कर लेता हूँ भाई, पहले तो बता देता हूँ गुणा का तत्समक अंक अगर हमसे पूछा जाए या फिर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सीधे सीधे 1। और जैसे कि अगर हम बात कर लिया जाए तो ये देख लीजिए कैसे होगा भाई। अगर मैं कहूँ 5 में 1 का गुणा करूँ, कोई परिवर्तन हुआ इसके मूल मान में, इस संख्या का नहीं, 5 1 का 5। 12 में 1 का गुणा करो, 12 1 का 12, 20 1 का 20। गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात ई 1 का गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं है, तो 1 का हो गया गुणा का तत्समक अंक। जोड़ने पर 0, जोड़ने पर कोई 0 का। तो आप सीधी सीधी बात बताएं, जोड़ का तत्समक अंक 0 होता है, गुणा का तत्समक अंक 1 होता है। बस इतना ही है, 2 चीज़ आपकी क्लियर हो गई यहाँ।
कभी पूछा जाएगा बता लेंगे, क्लियर बता लेंगे अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़े हैं तो। चलिए अब आगे एक टॉपिक और बढ़ते हैं। अभी बैक ईयर में पूछा गया प्रश्न, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है पूर्ववर्ती संख्या, अब एक होता है परवर्ती, पूर्ववर्ती परवर्ती संख्या, या परवर्ती संख्या कहो या कहो उत्तरवर्ती, इसको उत्तरवर्ती भी बोलते हैं, उत्तरवर्ती। अब इस दो टॉपिक पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कहेगा 1913 का पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या बताओ। 1913 का पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या बताओ। या तो आपको बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है, लघुत्तरी में पूछा जा सकता है। तो आपको सीधा सीधा बताना कैसे, पहले तो आप जानते रहेंगे तब तो बताएंगे। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं परवर्ती और पूर्ववर्ती। तो ध्यान दीजिए, इस पर कंफ्यूजन हो जाता है परवर्ती और पूर्ववर्ती में। मैं थोड़ा एक ट्रिक बता दूंगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। जब भी किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती पूछे, क्या पूछे? पूर्ववर्ती, या परवर्ती पूछे, परवर्ती, तो आपको बस इतना जानना है पूर्व और पर और उत्तरवर्ती, इसको सिर्फ इतना जानना है। जब भी पूर्ववर्ती पूछे तो उस संख्या का एक अंक पहले का अंक लिख देना है। अगर पूर्ववर्ती 1913 का पूर्ववर्ती पूछे तो इसमें से एक घटाएंगे 1913 में, 1913 में एक घटाएंगे और आ जाएगा 1912, ये आ गया 1912। पूर्व मतलब एक अंक पहले, एक घटा देना है। तो 1913 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 1912, एक घटा दिया 1912 प्राप्त हो गई। पूर्व का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा पूर्व प्रधान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, मतलब पहले का जो बीत चुका है, पहले जो हो चुके हैं, जो आ चुका है। ठीक है, देखिए पूर्ववर्ती एक घटाना है। अब परवर्ती या उत्तरवर्ती को समझो। जब भी परवर्ती कहे या फिर उत्तरवर्ती कहे, ट्रिक ध्यान से समझ। जैसे मैंने कहा एक पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती में जो कंफ्यूजन होता है, याद करना ट्रिक। पूर्व मतलब पहले, एक अंक पहले। उत्तर मतलब, अब उत्तर को समझो, कहते हैं उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी बनेगा, मेरा बेटा जो है उत्तराधिकारी बनेगा। ध्यान से समझिएगा, अगर उत्तराधिकारी मतलब आने वाला, आने वाला, तो यहाँ अगर परवर्ती और उत्तरवर्ती परवर्ती हम पढ़ रहे हैं तो आने वाला मतलब क्या? एक कम और एक ज़्यादा। तो उत्तर मतलब आने वाला अधिकारी बनेगा, उत्तराधिकारी। उत्तरवर्ती एक जोड़ देना है। तो जिस संख्या का परवर्ती या फिर उत्तरवर्ती पूछे तो उस संख्या में एक जोड़कर उसका हम परवर्ती या उत्तरवर्ती निकाल लेते हैं। 1913 का उत्तरवर्ती संख्या एक जोड़ देंगे और हो जाएगी 1914। ये क्लियर हो गया? एक जोड़ना है, एक घटाना है। पूर्ववर्ती में एक घटाना है, परवर्ती में एक जोड़ना है, परवर्ती ही उत्तरवर्ती होता है। क्लियर है? अब कभी भी आपसे पूछ लिया जाएगा, चाहे जैसे पूछ लिया जाएगा, 9 का पूर्ववर्ती तो एक घटाना बता देना 8, 9 का उत्तरवर्ती एक जोड़ना आ जाएगा 10, 9 का उत्तरवर्ती 10, पूर्ववर्ती 8। 52 का पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले, एक घटा देना है और बता देना है कि 51। परवर्ती कहेगा 52, एक जोड़ देना है 53।
ये भी 2 टॉपिक क्लियर हो गई, भूलेंगे नहीं। अब कभी भी अगर आपको परवर्ती पूर्ववर्ती पूछ लिया जाए तो आप भूलना नहीं, और ये बता के आना है, याद भी करके रखना, समझ के रखना। याद करने से भूल जाते हैं। कोई भी टॉपिक याद मत करो, उसे समझो, समझ के पढ़ो। समझ के पढ़ने से हम लाइफ टाइम नहीं भूलते हैं, वो लंबे समय तक टिकता है। चलिए यहाँ देखिए, आगे हम पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस में बहुत बार पूछा गया है, कई प्रकार से इसके प्रश्न बनते हैं। ये टॉपिक जो जस्ट हम पढ़ाने वाले हैं, टॉपिक स्थानीय मान, जातीय मान और स्थानीय मान, जातीय मान और स्थानीय मान। इस पर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं आपके ऑब्जेक्टिव में। 5 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव के, उसमें कई बार पूछे गए हैं। अभी आपके बैक ईयर जो है 2015-14 वाले में एक क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जाति मान और स्थानीय मान पर। तो इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं, जाति मान और स्थानीय मान पर। जाति मान एवं स्थानीय मान। अब हम जाति मान और स्थानीय मान तो जानते हैं, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम जान लेते हैं, छोटी सी टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट पूछे जाते हैं, ऑप्शन बहुत डिफिकल्ट बनाए जाते हैं। इससे कितने प्रकार से सवाल बनते हैं ये भी जानेंगे, कितनी गलतियां होती हैं ये भी जानते हैं, गलतियां कहाँ होती हैं ये भी जानते हैं। चलिए देखते हैं, जाति मान को सबसे पहले समझते हैं। जाति मान होता क्या है, जाति मान की परिभाषा क्या है, आपसे पूछ लिया गया तो आपको सीधे सीधे एक सिंपल से तरीके से, सिंपल सी भाषा में आपको बोलना है, किसी भी अंक का जाति मान वह अंक स्वयं होता है। किसी भी अंक का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है। कैसे? जैसे यहाँ देखिए, अगर मैं कहूँ अब जाति मान की बात हम कर रहे हैं भाई, जाति मान। अगर मैं कहूँ 57,931, 5,7,9,3,1 लिखा गया है, ठीक है, 57,931 पूरी संख्या होगी। अब इसमें अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संख्या इसमें 7 का जाति मान, 9 का जाति मान, 1 का जाति मान, 3 का, 5 का, कोई भी पूछ लिया जाए तो आपको सीधी सीधी परिभाषा बता दी गई है कि भाई जाति मान किसी भी अंक का वो खुद होता है। 7 का जाति मान 7, 9 का 9, 1 का 1, 5 का 5 होगा। बहुत छोटी सी टॉपिक है, भूलेंगे नहीं आप कभी, पर ध्यान से समझ लीजिए। अगर मैं फिर से एक अंक और लिख दूँ, अगर मैं 2 का जाति मान तो आप कहोगे 2 का जाति मान 2 है, 4 का जाति मान 4 है, 3 का जाति मान 3 है। सीधी सीधी बात है, जाति मान बहुत छोटी टॉपिक है। अब यहाँ से आ जाता है स्थानीय मान। स्थानीय मान आ जाता है। स्थानीय मान में एक टॉपिक आती है दशमलव अंक का स्थानीय मान, जहाँ लड़के काफ़ी गलतियाँ कर देते हैं। और स्थानीय मान में भी कितने प्रकार से सवाल बनते हैं ये चीज़ भी हम ध्यान से देखते हैं। ये सवाल क्लियर मैं इसलिए कराता जा रहा हूँ हर एक टॉपिक के साथ, ताकि आपको कहीं कुछ पूछने की ज़रूरत न पड़े। अब जाति मान हमने पढ़ लिया तो स्थानीय मान को समझते हैं। जैसे मैंने कहा, किसी भी संख्या में अंकों का जो है जाति मान जो होता है वो अंक खुद होता है, वैसे जाति मान को समझते हैं। किसी भी दी गई संख्या में
जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाता है इसका अर्थ क्या होता है, ये परिभाषा क्या है? स्थानीय मान किसी अंक का स्थानीय मान जिस स्थान पर उस अंक को रखा गया होता है वही होता है। कैसे? जिस अंक के बारे में पूछा जाता है, जिस अंक को, किसी भी अंक का, किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान जिस अंक का पूछा जाता है, जिस स्थान पर उसको रखा गया है वही। जैसे ध्यान से समझिए, अगर मैं कहूँ 912 में 9 का स्थानीय मान, तो सीधे सीधे आपको जो बताना होता है इकाई दहाई सैकड़े के अनुसार देखिए जातिमान निकलता है। इकाई हमने पढ़ा क्या है, सॉरी एक चीज बताना भूल गए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमने जाना क्या है, इकाई 1 दहाई 10 सैकड़ा 100 1000 1000, ठीक। इकाई 1 दहाई 10 सैकड़ा 100, तो इसी के अनुसार पर हम जातिमान की गणना कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अगर सीधी सीधी बात करें तो सिंपल तरीके में, अगर कभी आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन करने हैं, सॉल्व करने हैं विकल्प वाले, तो आपको तुरंत कैसे करना है ये ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर 912 में हमें 9 का निकालना है तो आपको लिखना है वो अंक और जितने अंक बचे उतनी बार लिख देना है 0। ये एक शॉर्टकट तरीका है, जल्दी से हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर बहुविकल्पी के अलावा आपसे पूछ लिया गया है तो ये BTC है भैया, DLED है, आपको विस्तार से अच्छे से लिखना पड़ेगा। अच्छे से लिखना कैसे पड़ेगा ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो अगर जल्दबाजी में आपको निकालना है, तुरंत सॉल्व करना है, तुरंत आंसर बताना है, तो अगर 9 का पूछा है तो आपको क्या, जिसका पूछे वो अंक लिखो, उसके बाद जितने अंक हो उतने 0 लगा दो। 1 का पूछ लिया तो हमने 1 लिखा, 1 के बाद कितना अंक है, जस्ट पीछे 1 है तो ये लगा देंगे। तरीका क्या होता है लगाने का, ये कैसे 2 0 लगा दिए? तरीका ये होता है अगर 912 है, 9 का हमसे पूछा था तो हमने लिखा 9, और तरीका ये है कि हम देखेंगे कि 9 जो है 9 किस स्थान पर है इकाई दहाई सैकड़े के अनुसार। तो हमने देखा इकाई दहाई सैकड़ा, मैंने कहा इकाई 1 दहाई 10 सैकड़ा 100, ठीक है। तो इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे 9 है, 9 का पूछा गया है, अर्थात सैकड़े का हम गुणा कर देते हैं। 9 1 का 9 अर्थात 900। तो भैया 9 का स्थानीय मान 900 आया था, बिल्कुल इस तरह से हम निकाल लेते हैं इकाई दहाई सैकड़े के अनुसार। अब देखिए आपको हल कैसे करना है एग्जाम में। एग्जाम में आपको पूछा गया है 912 में 9 का स्थानीय मान। ये तो शॉर्टकट तरीका रहा किसी कंपटीशन एग्जाम में बहुविकल्पी को जल्दी से सॉल्व करने का। लेकिन अगर आपको लघु में पूछ गया, लघु उत्तरी में पूछ लिया 912 का, तो आप कहेंगे 912 में 9 का स्थानीय मान, जो होगा वो ये तरीका होता है। आप लिखिएगा 912, 9 लिखकर बिल्कुल इकाई दहाई सैकड़े के अनुसार, सैकड़ा है अब 100 का गुणा कर हम ज्ञात करेंगे। 9 1 का 9, तो हम बता देंगे 9 का स्थानीय मान क्या है, 900। मैंने क्या कहा, जिस स्थान पर किसी भी संख्या का जिस अंक का पूछा जाएगा, जिस स्थान पे वो है उसका मान क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ये बताना होता है। तो इकाई दहाई सैकड़े ये 900 के जगह पे है, इसकी वैल्यू जो है 900 में है। क्लियर है? चलिए एक और देख लेते हैं। आठ 8932 में 3 का स्थानीय मान। अब 3 का स्थानीय मान आप कैसे कहोगे? जो अंक, जिस अंक का पूछे वो अंक लिखो, किस स्थान पर है, इकाई की तरफ से पढ़ते चले जाओ, उतने का गुणा करो। इकाई दहाई, दहाई पर है, दहाई का मतलब 10, तो ये हो गया 3 1 का 3 0, 3 1 का 3 और 0 को हमने बढ़ा दिया।
30 हो गया। 8 का पूछ लिया तो जिस अंक का पूछे पहले तो वो अंक लिखते हैं, उस अंक को लिखने के बाद देखेंगे इकाई की तरफ से किस स्थान पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार का मतलब 1000, ठीक है। चलिए यहाँ तो 8 हो गया और हजार का मतलब 1000 का हमने गुणा कर दिया। 8 एक का 8 और 3 0, 1 2 3, 8000। ये 8000 में है, ये दहाई, इकाई दहाई, दहाई में है, 10 में है, ठीक है। ये हो गया। अगर 9 का पूछे तो बिल्कुल उस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाता है। अब अगली टॉपिक जो हमारी रहेगी वो रहेगा दशमलव अंक का। दशमलव अंकों का स्थानीय मान, दशमलव अंकों का स्थानीय मान। अब ये मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ। फिलहाल आपको जो है ये टॉपिक पढ़ के एक बार रिवीजन करके आना है, दशमलव अंकों का स्थानीय मान, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए।